नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। जब जब हम चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष आ रहे हैं तो कई तरह से सवाल और कई तरह से सुझाव भी आ रहे हैं। एक सवाल अधिकांश आता है, यही सोचा कि उस पर भी चर्चा कर ली जाए ताकि जागरूकता की दृष्टि से समझने में आसानी हो। एक सवाल आता है कि रिहैब ही क्यों, यह रिहैब क्या मदद कर सकता है या क्या गारंटी है रिहैब। तो मैं इन सभी सवालों का अगर जवाब दूं तो एक ही बात कहता हूं कि क्या विकल्प है, क्या कोई दूसरा विकल्प है। वो क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर तक 90% क्या 90% से भी ज़्यादा केस पहले अपने परिवार के उस सदस्य की जो नशे से पीड़ित है, समाज में उपलब्ध सभी साधनों का इस्तेमाल करने के बाद पहुंचते हैं। जैसे ही समस्या पता चली तुरंत नहीं, 90% से भी ज़्यादा केस। तो अंतिम विकल्प हुआ ना, या कोई और विकल्प है तो उसको भी देख लिया जाए। कोई रिहैब तक कोई आए ऐसा समाज में प्रचार और प्रसार किसी भी माध्यम से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि विकल्प नहीं है समाज में नशे की समस्या से निकालने के लिए। धर्म, रीति रिवाज, कर्मकांड, पूजा पाठ, चिकित्सकीय उपचार, साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग, सभी कुछ कर चुका होता है परिवार ना। और फिर एक ये चीज़ कि रिहैब क्या करता है। हाँ, ये जागरूकता उचित है, ये सवाल उचित है कि रिहैब ऐसा क्या करता है कि जो इतना जोर दिया जा रहा है ना। तो उसमें यही है कि कुछ तो ऐसा करता ही है रिहैब, जो 12 स्टेप थेरेपी जो रिहैबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य कर रही है। इतने सालों से लगातार निरंतर प्रयास करती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो करता क्या है मेन, सबसे पहले तो विड्रॉल मैनेज हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं। जो फिजिकल विड्रॉल क्रॉनिक स्टेज में है, एक क्रॉनिक यूज़र है नशे का, जाहिर सी बात है नशा तुरंत छोड़ने के बाद बॉडी की डिमांड होती है तो विड्रॉल होते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में सबसे पहले आए हुए व्यक्ति के विड्रॉल को चिकित्सक की मदद से एक क्योर किया जाता है। अब रिहैब का मेन जो मोटिव और जो काम करने का तरीका और जो कहाँ से काम की शुरुआत होती है वो होती है फिज़िकल विड्रॉल के बाद जो उसे इमोशनल विड्रॉल होते हैं। जैसे ही बॉडी नॉर्मल हुई, इमोशनल विड्रॉल यानी कि जो जीवन में उसे करना चाहिए था नहीं कर पाया, या जीवन में जो समस्या है जिस भी क्षेत्र से वो कंसर्न करता है, चाहे फैमिली हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे सोसाइटी हो, अब वो वैचारिक स्तर पर प्रेशर बनाती है, क्योंकि होश में आ गया है पूरी तरह ना। उसे दिखने लगा है कि ज़िंदगी उसे जीनी है, लेकिन ज़िंदगी में क्या अस्त व्यस्त करके आया हुआ है। तो यहाँ पर ही शुरू होता है 12 स्टेप थेरेपी का मेजर रोल। निराशा होती है, एक्सट्रीम पे होती है निराशा ना, तो 12 स्टेप थेरेपी बड़ी अच्छे तरीके से उसको ये गाइड करती है, सोचने पर बाध्य करती है, चिंतन के लिए बाध्य करती है कि चाहने के बाद भी बाहर वो नशे से क्यों नहीं निकल पा रहा था पहले स्टेप से ही। और फिर उसके अंदर एक जो निराश हो गया होप पैदा करती है, एक उम्मीद, एक आशा पैदा करती है, क्योंकि वो उनका तिरस्कार नहीं करती है जैसे कि बाहर लोगों ने एक तिरस्कार महसूस कराया। फेलोशिप, 12 स्टेप थेरेपी फेलोशिप तिरस्कार नहीं, एक होप देती है कि जब तक अस्तित्व में हो इस अस्तित्व के मूल्य को बस समझना है और फिर
समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आगे बढ़ना है, एक होप देती है। उसके अंदर जब एक उम्मीद पैदा करती है ना ग्रुप में रहकर, तो वो उन चीज़ों को भी करने लगता है, अपने जो विचार आ रहे हैं, उससे इमोशन आ रहे हैं, उनको बैलेंस करने लगता है। और जब आगे आगे बढ़ने लगता है, उसे विश्वास होता है कि हाँ, कि मैं भी बदल सकता हूँ, मैं भी जीवन में अपनी उन समस्याओं को संभाल सकता हूँ जो मेरे ही कर्मों द्वारा पैदा की गई है। मैं भी जीवन जी सकता हूँ, और क्यों नहीं जी पा रहा था अब तक। वो भी 12 स्टेप थेरेपी के जो स्टेप हैं कि मेरे अंदर कैसे मेरी सोच भ्रमित हुई, मेरी सोच पर कैसे नकारात्मक प्रभाव आए, मुझे अब कैसे क्या करना चाहिए, मेरे अंदर कौन से सिचुएशन जिस सिचुएशन का हिस्सा बना, कैरेक्टर डिफेक्ट्स आ गए जो मेरे अंदर थे ही नहीं, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने मुझे संस्कार में मिली अच्छी चीज़ों को भी दबा दिया, मेरे संस्कारों को भी दबा दिया। और रोज़ाना के स्तर पर अप डाउन आते हैं, लेकिन मुझे कैसे मैनेज करके अपने आप को चलना है, और किस तरीके से मुझे मदद मांगनी है, और कैसे मैंने अपने आप को ठीक रखने के लिए दूसरों की मदद करनी है। काफ़ी चीज़ें, एक कम्युनिकेशन गैप जो काफ़ी लंबे समय से एक परिवार के साथ, समाज के साथ, कार्य क्षेत्र में आ गया था नशे के प्रभाव की वजह से, वो एक संवाद की कला का विकास भी किया जाता है। इंट्रोवर्ट हो जाता है नशा करने वाला, अपने विश्वास की कमी की वजह से अंतर्मुखी स्वभाव का हो जाता है। कभी कभी उसके मन में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, वो भी परिवार को नहीं बता रहा होता है। जहाँ बता रहा होता है तो वो भी उसी के जैसे होते हैं ना। तो डेवलप की जाती है कम्युनिकेशन स्किल, सीधे संवाद करना सिखाया जाता है। मन पर बोझ की तरह, यानी विचारों का बोझ बहुत अधिक होता है, किसी भी बाहरी वजन से ज़्यादा मेरे अंदरूनी जो विचार हैं मुझे बाधक बन जाते हैं, बोझ की तरह होते हैं, उससे निकलना सिखाया जाता है। और जब कभी अननोन फेयर की स्थिति में आए, अनजाने डर में भी बहुत रहता है क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति, तो तब मैंने कैसे किसी भी शक्ति पर विश्वास करके, वो आपके विश्वास का विषय है ना, कैसे मार्गदर्शन लेना है, वेंटिलेट कैसे करना है रोज़ाना के स्तर पर, ताकि इस दिमाग को मैं डस्टबिन ना बनाकर एक हेल्दी माइंड, है ना, तो इसे स्वस्थकारी विचार दिए जाते हैं जो मानसिक स्वस्थता के लिए अच्छे होते हैं। ये सब चीज़ें रिहैबिलिटेशन सेंटर में डेवलप की जाती हैं। छोटी छोटी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ जिनका कुछ अर्थ होता है, अर्थपूर्ण क्रियाकलाप बताए जाते हैं, बताए जिम्मेदारी दी जाती है, छोटी छोटी, जो आज तक वो जिम्मेदारियों से भागता रहा, छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ, ताकि उसके अंदर भी ये हो कि मेरा भी कुछ अंशदान है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, है ना। पुश किया जाता है, उस पर लेबल नहीं लगाया जाता है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नहीं बदल सकते, नहीं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ये ईश्वर की अति अनुकंपा है। इतना कुछ विनाश होने के बावजूद भी अगर आज हम सुरक्षित हैं तो यानी कुछ ना कुछ है वजह जो ईश्वर जानता है, उस पर छोड़ दें, विश्वास करें और बढ़ें आगे ना। तो ऐसा कुछ पॉजिटिव पुश किया जाता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में ना। अपने जैसे लोगों का समूह, उन्हें अनुभव है, उन्हें अनुभव है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो ये अनुभव पाया है, अपनी ज़िंदगी को जाने अनजाने में जो विनाश किया उसके बल पर पाया है, और जिस ज़िंदगी को संवारा है उसमें भी त्याग करने के बाद संवारा है। ज़िंदगी में त्याग, नकारात्मक इच्छाओं का, उन चीज़ों का जो निर्जीव चीज़ें हैं, जो केवल भ्रमित कर सकती हैं, जीवन जीने में मदद नहीं कर सकती हैं। तो ये कुछ बहुत कुछ होता है, कहने से नहीं समझ पाएंगे शायद लोग, लेकिन जब जिनका अनुभव है ना, वो अगर ये बात कहेंगे ना तो समझ पाएंगे, या उनका अनुभव कभी कभी वो बयां भी नहीं कर सकते हैं ना, तो इतना अच्छा अनुभव होता है। और फिर मेरा तो एक ही कहना है, अगर गारंटी की बात कोई पूछता है तो यही बात है कि विकल्प क्या है। जब कुछ विकल्प ही नहीं है, सब विकल्प हम आजमा चुके हैं, तो फिर ऐसा ना हो ना कि ये अंतिम विकल्प से भी चूक हो जाए, फिर ज़िंदगी में पछतावे के सिवा कुछ न रह जाए। बहुत कुछ करता है। तो इस समाज में जो एक भ्रम की स्थिति है ना रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को लेकर,
इसका दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसका दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे ही हो सकती है कि आप जागरूक हो, अत्यधिक जागरूक हो। मेरा तो मानना ये है कि आप रिहैबिलिटेशन सेंटर की मदद लें ना लें वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम वहाँ जाकर देखें तो कि क्या होता है, किस तरीके से करेंगे, कैसे कर सकते हैं, कैसे किस तरह से फॉलोअप। ये कोई है कि ट्रीटमेंट में भेज दिया तो आपने देखनी है, फॉलोअप भी तो आपका रहता है कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी नहीं हुई है, कैसे है, किस तरह से ना। तो ये आप देखें, समाज में बहुत रिहैबिलिटेशन सेंटर उपलब्ध है। ये आपका विषय होता है कि आपको कहाँ लगता है कि हाँ ये उचित, ये माध्यम उचित है, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर के माध्यम से मदद हो पाना संभव है। लेकिन आगे बढ़ें, रुक ना जाएं भ्रम की वजह से ना। तो आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि समस्या से हम समाधान की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं और जीवन भी आगे बढ़ेगा, ना कि हम किसी अपनी जाने अनजाने में भ्रम की वजह से जो चूक हो जाए उसकी वजह से हम बाद में पछताएं। तो आने वाले समय में मैं इसी तरह से आपके बीच में आता रहूँगा। आज के लिए आपका बहुत आभार, धन्यवाद।